क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बिहार की फिक्र आपकी का स्पेशल एडिशन। लेकिन ऐसा लग रहा है बिहार की चुनाव का अब स्पेशल एडिशन जो है वो काफी दिनों तक चलेगा। बिहार के नतीजों ने जो दुख महागठबंधन को दिया है उसके साइड इफेक्ट्स अब लालू परिवार में दिखने लगे हैं। परिणाम के 24 घंटे के अंदर लालू परिवार में दरार आने लगी है। अपनी किडनी देकर लालू यादव की जान बचाने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य इतनी नाराज हैं कि उन्होंने परिवार से नाता तोड़ लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब पार्टी और परिवार दोनों बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। बिहार में आरजेडी सिर्फ 25 सीटें जीत पाई है। इसका दर्द कितना पीड़ा दे रहा है ये आप इस पोस्ट में देख सकते हैं। तेजस्वी की बहन रोहिणी ने दोपहर 2:42 पर यह पोस्ट शेयर किया है। सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं जिनमें गहरे संदेश छिपे हैं, गुस्सा भी साफ झलक रहा है। उन्होंने लिखा है वो राजनीति से संन्यास ले रही हैं और अपने परिवार से दूरी बना रही हैं। रोहिणी ने दावा किया है कि यह कदम संजय यादव और रमीज के दबाव में उठाया। उन्होंने यह भी लिखा है कि पूरा दोष वो स्वयं पर ले रही हैं। कल की डिफीट के बाद वैसे संजय यादव जो हैं वो काफी ज्यादा टारगेट पर हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर के सोशल मीडिया पर। खैर, इतना लिखकर रोहिणी का सोशल मीडिया हैंडल साइलेंट हो गया। लेकिन बिहार की राजनीति में तूफान आ गया। संजय यादव और रमीज कौन है जिनसे रोहिणी इतनी आहत है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल सीन अब कुछ ऐसा है कि चुनाव से पहले लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया। चुनाव के बाद उनकी बेटी ने राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया है। बीजेपी, जेडीयू समेत कई राजनीतिक दल लालू परिवार के जख्म पर नमक छिड़क रहे हैं, जबकि आरजेडी खामोश है। जाहिर है मामला लालू परिवार से जुड़ा है, इसीलिए थोड़ी सावधानी बरत रहे होंगे। लेकिन रोहिणी ने अभी अपना रिएक्शन दे दिया है, आप ही सुनिए। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। राजद एक पारिवारिक पार्टी और परिवार का अंदरूनी कलह उभर कर आया। सवाल के घेरे में लालू जी आप है, राबड़ी देवी जी आप है। लालू जी राजनीति के धृतराष्ट्र हो गए कि सब कुछ जानते हुए भी खामोश क्यों हैं। परिवार राजनीति का तो कुनबा बिखर ही गया, अब परिवार का भी कुनबा बिखर जाएगा। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। एक जमाना था जब पॉलिटिकल पार्टीज किसी और पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल मैटर या उनकी फैमिलीज के बीच में बोलने से बचते थे, लेकिन अब खैर लालू परिवार ने में रोहिणी विवाद का चैप्टर 55 दिन बाद दोबारा खुला है। इससे पहले 18 सितंबर को भी उन्होंने सोशल मीडिया पर संजय यादव को ही टारगेट किया था। तब रोहिणी ने प्रचार बस में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने को लेकर सवाल उठाया। पिछले साल छपरा से लोकसभा चुनाव हारने के बाद से रोहिणी आचार्य संजय यादव से खफा हैं। तेज प्रताप प्रकरण में भी वो कहीं ना कहीं तेजस्वी के संजय को ही दोषी मानती हैं। खुद तेज प्रताप ने उनका नाम जयचंद रखा है। रोहिणी को लगता है कि पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव के बीच संजय यादव बैरियर बन गए। इस तरह परिवार और तेजस्वी के बीच भी उन्हीं को बैरियर माना जा रहा है। रोहिणी और तेज प्रताप दोनों संजय यादव के खिलाफ हैं। अब बिहार चुनाव परिणाम के बाद एक बार फिर रोहिणी ने संजय यादव पर उंगली उठाते हुए परिवार को ही बाय बाय बोल दिया। वैसा
वैसे ऐसी खबरें थी कि रोहिणी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज हो गई थी। ऐसे में दुखी मन से ही सही उन्होंने प्रचार तो किया, लेकिन रिजल्ट आते ही उनके गुस्से का गुब्बारा जो है वो फट गया। खैर, कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि चाहे रोहिणी हो या तेज प्रताप, दोनों का टारगेट संजय यादव है। तो कौन है संजय यादव, जिनके चलते लालू परिवार तक में दरार आ गई है? कौन है वो संजय यादव जो कल चुनाव हारते ही बुरी तरीके से कार्यकर्ताओं के टारगेट पर आ गए? संजय यादव इस वक्त तेजस्वी के परम मित्र और सबसे करीबी माने जाते हैं। आरजेडी से राज्यसभा सांसद तेजस्वी के करीब करीब सभी कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी काफी दखल है। संजय यादव 2012 में आरजेडी से जुड़े, इसके बाद वो धीरे धीरे तेजस्वी के करीब आ गए। आज की तारीख में वो उनकी परछाई की तरह हैं। रोहिणी के संजय के अलावा रमीज का भी उन्होंने नाम लिया। विवाद वाले एपिसोड में ये एकदम नया नाम सामने आया। जो फोटो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही रमीज हैं जिनका नाम रोहिणी ने लिया है। पूरा नाम है रमीज नेमत खान। रमीज मूल रूप से यूपी में बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। संजय हरियाणा के और ये यूपी के। वो क्रिकेट के दिनों से तेजस्वी यादव के दोस्त थे। संजय यादव की एंट्री के 4 साल बाद 2016 में वो आरजेडी से जुड़े। शुरुआत में वो डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का काम देखते थे। इसके बाद रमीज तेजस्वी यादव के दफ्तर से जुड़ गए। रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अब अलग चैप्टर की बात कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि नीतीश कुमार ही रिपीट होंगे या कोई नया और सरप्राइजिंग चेहरा सामने आ सकता है। वैसे भी बीजेपी सरप्राइज देने वाली पार्टी मानी जाती है, तो क्या बिहार में ऐसा ही कुछ होने वाला है? खैर, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब आपको मिल ही जाएंगे 1-2 दिन में। लेकिन आज सरकार गठन को लेकर पटना से दिल्ली तक काफी हलचल रही। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा है, जिसकी क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। आज दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान खुद सीएम हाउस पहुंचे। उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों हंसते मुस्कुराते दिख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आप देखते रहिएगा, क्योंकि एक सवाल है यहां पर। इस मीटिंग में काफी गर्मजोशी नजर आई, कम से कम फोटो में तो यही दिख रहा है। पिछले चुनाव में इन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया था नीतीश जी का, इस बार नहीं लग रहा है। जेडीयू ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह फोटो भी शेयर की। जेडीयू के पोस्ट के मुताबिक चिराग ने एनडीए को मिले प्रचंड जन समर्थन और ऐतिहासिक बहुमत के लिए मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस एपिसोड के बाद सरकार गठन को लेकर पटना में बैठकों का दौर शुरू हो गया। चिराग पासवान से मिलने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके घर पहुंचे। आपको याद होगा, जब सीट बंटवारे पर खटपट चल रही थी, तब भी यही नित्यानंद राय दिल्ली में बार बार चिराग को मनाने पहुंचते थे। पटना की मीटिंग से अलग जेडीयू की एक टीम दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली आ चुके हैं। जेडीयू नेता गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिल चुके हैं। जेडीयू नेताओं के आने से पहले आज ही बिहार में सरकार बनाने को लेकर चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बिहार के संगठन प्रभारी विनोद तावड़े ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की थी। गृह मंत्री के आवास पर तीनों के बीच घंटों तक बातचीत हुई। आपको बता दें, चिराग लगातार कह रहे हैं कि सीएम नीतीश कुमार को ही बनाना चाहिए, और यही बात मांझी भी कह रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जहां ये 1 पे थे, 1 से 19 आए हैं। चिराग, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या देखते हैं आप? 0 विधायक वाली पार्टी पर विश्वास करके 29 सीटें दे देना, और 29 में से भी वो सीटें जो 26 हम लोगों ने एक लंबे समय से एनडीए गठबंधन ने नहीं जीती थी। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी का मैं हनुमान हूं, तो क्या हनुमान को भी इस बार जो सेवा का मौका मिला है उसमें सहभागिता की बात डिप्टी सीएम या किसी चीज की हो रही है? पुनः मैं दोहराऊंगा, ये सारी बातें विदिन द अलायंस हम लोग करेंगे। आज हमारे विधायक दल की बैठक भी हुई है और विधायक दल का नेता भी चुना गया है। मैं ये मानता हूं कि मेरे तमाम विधायक एक बार फिर से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही अपना नेता चुनकर मुख्यमंत्री बनाएंगे। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके जानकारी दी, सब कुछ ब्लेम अपने ऊपर लिया और पार्टी से खुद को अलग भी किया और राजनीति से संन्यास की भी घोषणा की। हाँ, ये दुखद ज़रूर है कि जिस तरीके से पहले बड़े भाई और अब बहनों के बीच में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द सब सामान्य हो जाए।
देखिए, बिहार चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है कुल मिलाकर। इस चुनाव में एक चेहरा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी चुनाव से पहले, वो गायब ही हो गया है, कोई बयान नहीं दे रहा है, सामने नहीं आ रहा है, वो है प्रशांत किशोर। और दूसरा चेहरा, जब वो पहली बार बिहार में पिछली बार जीते थे अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से, तब फ्लूक माना गया था, लेकिन इस बार रिपीट टेलीकास्ट है। बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की। एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनका अपना स्कोर तो 5 रहा, लेकिन 7 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट पर जेडीयू का गेम खराब कर दिया। उनकी पतंग ने औरों की पतंगे काट दी, यानी ओवैसी के चलते दूसरे दलों को कुल 8 सीटों का डेंट लगा है। दूसरा चेहरा है प्रशांत किशोर, जिनका अपना स्कोर 0 है, लेकिन उन्होंने एनडीए को 7 सीटों पर नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण एनडीए 209 के बदले 202 पे रुक गई। उफ। खैर, जिन्होंने चुनाव के पहले आरजेडी से सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, हम ओवैसी की बात कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी। इसके बाद स्थिति यह हुई कि ओवैसी की पार्टी ने 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 5 सीटों पर जीत दर्ज की और 8 सीटों पर इतने वोट मिले जिससे कम अंतर से महागठबंधन के उम्मीदवार हारे। 28 सीटों पर लड़ी एआईएमआईएम का स्ट्राइक रेट महागठबंधन की पार्टियों से बेहतर रहा। आरजेडी 143 सीटों में लड़कर सिर्फ 25 सीटें जीत पाई है, जबकि कांग्रेस 61 सीटों पर लड़ी और सिर्फ 6 सीटें जीत पाई है। एआईएमएम न सिर्फ 5 सीटों पर जीत दर्ज की, बल्कि 2 सीटों पर दूसरे और 14 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। कुल वोट शेयर की बात करें तो एआईएमआईएम को 1.8% वोट शेयर मिला है। ओवैसी का क्या कहना है? वो जम के बरसे हैं तेजस्वी पर और अखिलेश पर। ओवैसी साहब, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ कि आप महागठबंधन के साथ नहीं गए, जिस तरीके से नतीजे आए उससे देखकर। हमने तो लिख दिया था खत, कहा था कि 6 सीट दे दीजिए, अगर आपको सत्ता आती है तो मंत्री मत दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए, सीमांचल से इंसाफ करिए और कम्युनलिज्म और फाशिज्म को रोकिए। अब वो खुद मुख्तार हैं, हम खुद मुख्तार हैं, तो हमने फैसला अपना लिया। उनको वो नहीं समझते थे, तो ठीक है, हम आवाम के दरमियान, जनता के दरमियान में गए। आपका एनालिसिस क्या है, चाहे वो अखिलेश हो या तेजस्वी हो, इनको परहेज क्या है आपकी पार्टी से, आपसे? इनको प्रॉब्लम आता है लफ्ज़ मुसलमान से, इसलिए कि वे इन्होंने हमेशा ये मुसलमानों को वोटर समझा, एटीएम समझा, और उनको यही उनके दिमाग में डाल दिया कि देखो हम तुम्हारे मसीहा हैं, हम ही तुम्हारी जान माल, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारी इबादत गाहें और तुम्हारे घर की हिफाजत करेंगे। तुम्हारा काम इतना है कि तुम हमारे लिए दरी बिछाओ, हमको निकल कर वोट डालो। हम इसको कबूल नहीं करते। हम ये कह रहे हैं कि जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो जब 3.5% का एक समाज कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री होगा, तो 17% जो मुसलमान हैं निशांत साहब बिहार में, 2% आप निकाल दीजिए, अपर कास्ट मुस्लिम्स हो गए, तो 15% तो सबसे बड़ा कास्ट तो ये हो गया ना। इनको क्या देते हैं अब? लॉलीपॉप। और जो 14% यादव समाज है उनको अब 36% टिकट दिए। लेकिन अगर महागठबंधन में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को एज अ डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट किया जाता, मैं एक हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं, तो आपको लगता है कि नतीजे शायद थोड़े अलग आते हैं इनके लिए? अरे सर, आप दुनिया में इम्पॉसिबल पॉसिबल कर सकते, मगर इनके मुंह से आप सुनेंगे ये लोग मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये तो सिर्फ चाहते कि उनके परिवार से बने। ये जो 200 पार का मैंडेट आया या जो नंबर्स आए, उसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये वोट चोरी की वजह से हुआ है, लेकिन वोट चोरी से अगर कहा जाए तो फिर तो ओवैसी जी को फायदा हो गया। मगर जब जमहूरियत में अवाम का फैसला है तो हम उसको कबूल करते हैं, इज्जत की निगाहों से देखते हैं। और हमारी पार्टी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार की सरकार बिहार में और ख़ास तौर से सीमांचल में इंसाफ करना चाहती है, विकास करना चाहती है, सीमांचल की पसमानदगी को दूर करना चाहती है, वहाँ से पलायन को रोकना चाहती है, अस्पताल और स्कूल बनाना चाहती है, पुल बनाना चाहती है, नदी के कटाव को रोकना चाहती है, तो हम बराबर आपसे कोऑपरेशन करेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं भाई आप में कितने गलतियां हैं वो तो कभी देख लीजिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तो कर लीजिए। आप 12 सीट पर तो आप एक दूसरे से लड़ रहे थे, वो उसमें बी टीम सी टीम नहीं आता है। अब नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसका?